Good evening, everybody. I am myself Vikram Singh Pardesi. Welcome all of you for this interesting session, which we normally run under our Saturday school program. Right? Today's session is on a very interesting topic. The name of topic is Smart Mantra for Building Wealth. And to guide us on this interesting topic, today we have got a very excellent speaker, informed Mr. Peston Dastur. Dastur sir has got a rich experience of 27 years in financial services, right? He has done his currently he's heading as a group president and head for sales at UTI AMC. He holds double post graduation qualification. One is Master of Commerce degree from University of Mumbai and Master in Business Administration degree from Xavier Institute of Management. He also holds the Caritas Investment Certificate from CFA Institute, USA. He has got financial services across banking and mutual fund, and he apart from this, actually he's also uh, keeping a hobby of adventure sports like paragliding, and is a very big Formula One enthusiast. So without taking much time, I'll request Pesi sir to please give us your valuable inputs on a very interesting topic, smart mantra for building wealth. Over to you, sir. सो वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एनजे टीम का कि हमें ये मौका दिया गया कि आपके निवेशक के साथ बात करें। और ये जो विषय है स्मार्ट इन्वेस्टिंग या ये सब्जेक्ट इन लाइफ ऑफ इन्वेस्टिंग, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है जिसमें से बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट देयर इज नो बेटर टीचर देन एक्सपीरियंस। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो खुद के इन्वेस्टमेंट मंत्रास से लेकर मैंने जो एक्सपीरियंस पाया है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आई थॉट के द बेस्ट लर्निंग्स लेट मी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए टॉक एंड ब्रिंग दैट टू पीपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. So I will request at this time if you can bring the presentation up on screen. Can you confirm that you are able to see the presentation? Okay, great. I will then put the presentation back on. Thank you very much. Okay, so this investment mantras is going to come to you from my own personal investing experience. And let me begin. शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए इट इज दिस, ये मेरा परिवार, एंड ये मेरी जिम्मेदारी है और उनका हक एक बेहतर जिंदगी का. सो वॉट एवर आई डू comes from this one central focal point के this is my family और उनकी जिम्मेदारी मेरी है, और फिनेंशियली सिक्योर करना आप सब लोग मानोगे कि there is only one reason why all of you invest, and that is to secure your family and yourself financially. But जो पहली सीख है मेरी लाइफ में कि हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव हमारी फैमिली के लेकर, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो दुनिया भर की चीज आके हमें इन्फ्लुएंस करके जाती है, हम फैमिली के बारे में भूल जाते हैं. सो आप सोचिए, दुनिया में यू नो व्हाट हैजंट चेंज्ड. वी हैव अ जॉब, आई हैव अ सैलरी, मेरे बच्चे 19 और 15 साल के हैं, दे नीड टू गेट एजुकेटेड, EMIs है मेरे सर पे, बीवी है जिसकी ख्वाहिशें और ज़रूरतें दोनों पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है.
बट व्हाट्स नॉट चेंजिंग, एंड ऑल ऑफ दिस इज द कांस्टेंट, ऑल ऑफ दिस ये मैं जानता हूं, बट हर दिन जो बदलते रहता है और वो है मार्केट। और अगर मार्केट के आधार पे मैं मेरी जिंदगी और बच्चों को बोलूं अपनी जिंदगी जियो, वो कैसे चलेगा? एंड देयरफॉर the thing that I will always focus and guide people to be in investments is selfish. हमेशा अपने बारे में और अपनी खुद के फैमिली के बारे में सोचिए when you are thinking about investments. Always put your family and needs in the center, not the markets. मैं ऐसे मेरे बच्चों को बोल नहीं सकता हूं कि आज मार्केट ऊपर है तो चलो आप अपना भविष्य या फ्यूचर एजुकेशन फॉरेन में सोचो उसके बारे में, और क्योंकि आज मार्केट उतर गया है अभी तो हम अब्रॉड अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको इंडिया में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड दैट्स द रीजन वाई जो मेरी पहली सीख है लाइफ में इज बी सेल्फिश, कीप योर फैमिली फर्स्ट, डू योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वेल, एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर financial needs, goals and journey, not the markets. पैसा बनाना बहुत आसान है, उसका रेसिपी क्या है? सिंपल। आप हर महीने छोटे सेविंग्स, मान लीजिए 15,000 रुपये महीने, लंबे समय के लिए मान लीजिए 15 साल के लिए, अगर आपको रीजनेबल रिटर्न भी मिला 12%, आप लगभग 70 लाख से ज्यादा बचा सकते हो। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ सेविंग प्लस टाइम विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। एक ही चीज ये पूरे जर्नी में आपको मेंटेन करना है, और वो है डिसिप्लिन, जो आपके कंट्रोल में है। हर महीने पैसे लगाना आपके हाथ में है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो आपके कभी कंट्रोल में था ना कभी आने वाला है। एंड दैट इज व्हाई बी सेल्फिश, रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट योर गोल्स आर, बी डिसिप्लिन्ड एंड कंटिन्यू योर जर्नी टुवर्ड्स योर गोल्स। डू नॉट गेट स्वेड बाय मार्केट मूवमेंट। With that background, now let me take you to what really matters in investments. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है एसेट एलोकेशन। टाइम, कितना वक्त देते हो आप, ना कि मार्केट में कब एंट्री करना है या कब बाहर निकलना है। इन्फ्लेशन, शुरुआत कब और कैसे करनी चाहिए, और लास्टली जितना ज्यादा वक्त दोगे उतना आपको बेनिफिट कंपाउंडिंग का मिलता है। पहले विषय पर आते हैं जो है एसेट एलोकेशन। बहुत सारी जगह हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं, बट नॉर्मली निवेशक का बिहेवियर यह होता है कि जहां पर सबसे रिसेंटली सबसे ज्यादा रिटर्न दिखा है वहीं पर निवेशक आकर्षक होता है। सो ये देखिए, कभी इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो कभी सोने चांदी का भाव बढ़ जाता है, क्रिप्टो करेंसी की लहर चलती है, तो कभी ब्याज इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में अच्छे खासे चलते हैं, या तो फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि जहां पर आप सिर्फ रोकड़े पे बैठे रहो। मान लीजिए जब पेंडेमिक का वक्त चल रहा था, कैश वाज किंग, या कोई दूसरे टाइम पे रियल एस्टेट बहुत बढ़िया करता है। नॉर्मली निवेशक का बिहेवियर ये रहता है कि भाई अब सोना बढ़ चुका है और बढ़ेगा, सोने में पैसा लगाते हैं। इक्विटी मार्केट अब तेजी पकड़ चुका है, अब इक्विटी में लगाते हैं। यू कैन नॉट चेस रिटर्न्स एंड बिल्ड एसेट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जीतने वाला हमेशा सेम नहीं रहेगा। विनर्स रोटेट। एंड आप अगर ये जानना चाहते हो कि इक्विटी में कितना पैसा लगना चाहिए, नॉर्मल जो थम ऑफ रूल है इसके भाई 100 में से आप अपनी उम्र निकाल दीजिए, उतना इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए। मान लीजिए आज मैं 50 साल का हूं, तो
50% जो मेरा कॉर्पस है इक्विटी में बैठना चाहिए. बट दिस इज ओनली अ थंब रूल. इट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि आपकी जो परिस्थिति है वो दूसरे की परिस्थिति सेम नहीं रहती है. एंड देयरफॉर मैं आपको मेरे खुद के घर का उदाहरण दूं. मेरे पिताजी ने कभी डेट, फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में कभी पैसा लगाया ही नहीं था. जब तक वो जिंदा थे वो प्योर इक्विटी प्लेयर थे. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, भले मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करता हूं, वो डायरेक्ट इक्विटी के बंदे थे. और उन्होंने पोर्टफोलियो ऐसे बांधा था कि बड़ी उम्र में भी उनका मानना था कि यहाँ से जो डिविडेंड आता है वही खा के मैं खुश हूं. ये जो पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया है ये तो लेगेसी है, ये तो मेरे बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा, तो मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. एंड देयरफॉर द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज यूनिक टू इंडिविजुअल, but having allocation to all different asset classes becomes very important because winners rotate. ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया है. पिछले 12 साल में 7 बार या 7 साल इक्विटी ने सबसे बढ़िया किया था, 4 बार गोल्ड ने सबसे बढ़िया किया था, और 1 बार इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास. तो अगर आप मुझे आके पूछोगे कि अगले 1, 5 या 12 साल में कौन सा एसेट क्लास सबसे बढ़िया करेगा, आई हैव नो आंसर फॉर दैट. बट इतना जानता हूं मैं कि हर साल या हर 10 साल के ब्लॉक में एक ही एसेट क्लास सबसे बेहतरीन करेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. अगर ये एसेट क्लास है, दूसरी जगह डाइवर्सिफिकेशन करना है तो अक्रॉस डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स. ज्यादातर हम इंडियंस सिर्फ इंडिया में निवेश करते हैं. बट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम फ्रॉम 2010 to 2022, in 13 years India was the best performing market 4 times, US 3 times, Asia 2, Europe 2 and China once. अगर मैं आपको पूछूं कि भाई अगले 12 साल में कौन सा मार्केट सबसे बेहतरीन करेगा, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट. बट मैं ये जानता हूं कि द विनर विल रोटेट. जब यूएस हैज डन बेस्ट, इंडिया हैज नॉट नेसेसरली डन द ग्रेटेस्ट. लाइकवाइज व्हेन इंडिया डिड वेल, चाइना हैज नॉट डन द बेस्ट. विनर्स विल रोटेट. अगर आपको कोई भी ड्रीम या गोल हो लाइफ में जहां पर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई फॉरेन करवाना चाहते हो, देन बिल्डिंग फॉरेन एसेट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमने एसेट क्लास के बारे में बात की, हमने ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की. अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए या स्मॉल कैप लेना चाहिए. दिस इज द चार्ट फॉर दैट अगेन. पिछले 11 सालों में स्मॉल कैप 5 टाइम सबसे बेहतरीन करके गया, लार्ज कैप 3 बार और मिड कैप 3 बार. अगले 12 साल, 10 साल या 5 साल में कौन सा सेगमेंट सबसे बेहतरीन करेगा, आई हैव नो आइडिया. बट मैं ये इतना जानता हूं कि मेरे खुद का पोर्टफोलियो तीनों कैपिटलाइजेशन में बटा हुआ है कि भाई मैं स्मॉल कैप में भी पार्टिसिपेट करूंगा, वहां पर मुझे वॉलेटिलिटी बहुत दिखेगी, वो मैं पहचान के चलता हूं, बट वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखता हूं. बट ये जानता हूं कि अगर मैं उसको लंबा समय दूं, आई विल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द 3 लार्ज, मिड एंड स्मॉल. एंड देयरफॉर जब इंसान पहली चीज पोर्टफोलियो बनाता है, खुद के गोल्स को समझिए, खुद के जो रिस्क संभालने की क्षमता है वो समझिए, और उसके आधार पे आप पोर्टफोलियो खड़ा कीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट. हर इन्वेस्टमेंट सब टाइम पे बेस्ट नहीं होगा, बट द पोर्टफोलियो जो आप बनाते हो, ओनली एसेट एलोकेशन इज द की. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन इन्वेस्टिंग is asset allocation, and it is this asset allocation which will allow you to make best
risk adjusted returns, not the best returns. And that is why you need asset allocation and diversification by asset class, by geography, and by market capitalization, because only then you will make a portfolio, and that portfolio will make sure that you get to your goals. Second important lesson of life is time in the market is more important than timing the market. हमेशा या पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं यही सवाल पूछ के कि अब करें या कब. एक चीज ध्यान में रखिए कि यू विल नेवर बी एबल टू टाइम द मार्केट परफेक्टली. ये जो चार्ट है आपके सामने आपको पिछले 25 साल का निफ्टी का मार्केट रिटर्न दिखाता है. 25 साल में निफ्टी में बढ़त 12% CAGR से हुई है. ऐसे 6 साल थे जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया और 19 साल थे जब पॉजिटिव रिटर्न दिया है. अब सवाल यही उठता है कि भाई अगर निफ्टी सिर्फ 2 बार पिछले 25 साल में 18% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, और ये 18 का नंबर के ऊपर हम ध्यान देंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. बट इफ यू आस्क मी अगले 25 साल में निफ्टी का रिटर्न क्या होगा, आई हैव नो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. बट ये मैं जानता हूं कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, अ हेल्दी पॉजिटिव. बट सवाल अगर कोई आके मुझे पूछता है कि ये जून की 30 तारीख को मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, ये वक्त पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जवाब भी मेरे पास नहीं है. क्योंकि in the journey of investing there will be many good days and bad days. आप ये देखिए 25 साल के पीरियड में निफ्टी ने, जैसे कि मैंने बताया, 12% का लगभग रिटर्न दिया है. आप 1 लाख रुपया डालते तो लगभग 19 लाख रुपए बन जाते. बट यही 25 साल में 5 जो सबसे बेहतरीन दिन थे, 25 साल में 5 सबसे बेहतरीन दिन, अगर वो 5 दिन आप चूक जाते तो वो 19 लाख एक्चुअली 11,19,000 पे आ जाता, सिर्फ 5 दिन चूकने से. अगर आप 25 साल में सबसे बेहतरीन 40 दिन चूक गए, आपका रिटर्न 2% से नीचे आके बैठ जाता. और आपको जानने हैं कि कौन से थे वो बस दिन, सबसे बेहतरीन दिन. These were the 10 best days in the last 25 years. On 18th of May 2009, the market went up 17.74%. On 1st March 97, the market went up 10%. Not only the best days, to make money you have to avoid the worst days also, and these were the worst 10 days in the history of the Nifty. अभी आप देखिए 23 मार्च 2020 जब पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन या अनाउंस किया गया था, वही दिन पर मार्केट लगभग 13% से गिरा था. बट 7 दिन के बाद, मान लीजिए वो अनाउंसमेंट के बाद आप डर के मारे निकल गए, बिल्कुल 7 दिन के बाद 7 अप्रैल को आप देखोगे द थर्ड हाईएस्ट रिटर्न इन 25 years happened on 7th April, where the market gave 8.76% return on one day. And therefore you will never be able to time कि कब एंट्री करूं और कब निकल जाऊं, क्योंकि किसी को पता नहीं है. If you can predict the best 40 days in the next 25 years, 40 days out of 9,125 days जो 25 साल में होते हैं, then you are God. बट क्योंकि आप जानते नहीं हो कि 9,000 में से सबसे बेहतरीन 40 दिन कौन से होने वाले जिसके एक दिन पहले मुझे पैसा लगा देना चाहिए, you have to stay invested and time becomes more important than timing the market. और वही जो 18% का मैंने 18% के बारे में बात किया था कि पिछले 25 साल में सिर्फ ऐसे 2 वक्त थे जब निफ्टी 18% से ज्यादा गिरा था,
is the importance is from here. The magic of 1.5%. मान लीजिए कि आपका कॉर्पस 50 लाख या 50 लाख रुपए है। सवाल ये उठता है कि आपको कितना एस्पायर करना चाहिए, कि हर महीने मुझे निवेश कितना करना चाहिए। जो भी आपका कॉर्पस हो, हर महीने उसका 1.5% आपको एसआईपी के द्वारा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही 1.5% आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो 18% होता है। 18% पे ऐसे दो ही वक्त हुए हैं पिछले 25 साल में जब आपका कॉर्पस घट के बैठेगा। नहीं तो आपका जो कॉर्पस है और एसआईपी के द्वारा जो आप पैसा लगाते जा रहे हो, हर महीने मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद आपका कॉर्पस बढ़ते जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैजिक ऑफ 1.5%। सो जो भी आपका फिनेंशियल एसेट्स का कॉर्पस है, यू शुड टारगेट के उतने 1.5% ऑफ दैट शुड बी माई मंथली एसआईपी टारगेट। मान लीजिए कि 1 करोड़ का कॉर्पस है आपका, तो 1.5 लाख की आपकी महीने की एसआईपी चलनी चाहिए। आप अगर 10,000, 20,000, 25,000 की एसआईपी 2 करोड़ 1 करोड़ के कॉर्पस को लेके चल रहे हो, यू विल नॉट बी मेकिंग ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका कॉर्पस बढ़ेगा या घटेगा। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ 1.5%। एंड दैट इज हाउ in the last 25 years, only 2 years, your corpus would have become lesser. Otherwise, your corpus would have always grown in terms of investments. तीसरे विषय पर आते हैं, जो है इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट तो सब लोग समझते हैं। ये जो कॉइन्स आप अपने स्क्रीन पे देखते हो, आज लीगल टेंडर तो है, बट ये एक कॉइन लेकर आप कुछ खरीदने जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक हॉल्स की गोली भी आज 1 रुपए की आती है। सो यू विल नीड 250 पैसा कॉइन्स टू बाय 1 हॉल्स ऑन देयर ओन। एनी ऑफ दीज कॉइन्स विथ 1 कॉइन कैन नॉट बाय यू एनीथिंग। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। दिस परचेसिंग पावर ऑफ दिस मनी हैज बिकम नील। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझते हैं कि भाई चीजों के रकम या कॉस्ट बढ़ते जाती है, और क्या तेजी से बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर 2000 में 10 रुपए का ब्रेड मिलता था, तो अगर आप 6% का इन्फ्लेशन लगाओ तो 2030 तक इट विल बिकम 51 रुपीज। आप पेट्रोल का भाव देखिए या कोई भी। बट ये जो विषय है ना, मैं अलग नजरिए से देखता हूं। हमेशा हम और मेरे खुद के घर में बात जब चलती है, और 2 दिन पहले ही बात चल रही थी कि टमाटर के भाव वापस 100 रुपया किलो हो गया है। द रियल इन्फ्लेशन इज नॉट इन द प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटीज और सर्विसेज। द रियल इन्फ्लेशन इज एक्चुअली इन आवर लाइफस्टाइल। Yesterday's luxuries are become today's necessities. Previously, गाड़ी होना लग्जरी माना जाता था, आज गाड़ी होना एकदम नेसेसिटी हो गया है। वैसे ही फॉरेन हॉलिडे बोलिए, ब्रांडेड कपड़े बोलिए, लैपटॉप, फोन, टैबलेट डिवाइस are all become necessities. The true inflation is in this lifestyle of ours, what eats away our ability to invest. मेरा बोलना कभी ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करनी चाहिए, but maintaining lifestyle at the cost of investment is where the problem comes. मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, आप हमेशा ये विचार करोगे कि या तो मैं ईएमआई लूं, या फिर जो एसआईपी मेरी चल रही है उसको बंद करके मैं वही पैसा ईएमआई में भरना चालू कर देता हूं। दिस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वर्सेस रिटर्न पोटेंशियल, लाइफस्टाइल बियॉन्ड मीन्स
is the inflation that you should worry about in life, not the price of tomatoes, onions, gas, or restaurant bills. Do not have a lifestyle which is beyond the need of or takes away from your investment. पहले आपके पगार में से टैक्स कटेगा, दूसरा कटना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट, उसके बाद comes life and lifestyle, and that's the way I believe we should be leading our lives for a successful financial outcome and reaching our goals. एक दूसरा सब्जेक्ट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. पहले हमने बात की टाइम वर्सेस टाइमिंग द मार्केट. टाइम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज जितना आप वक्त देते हो इन्वेस्टमेंट को, उतनी ही क्षमता मिलती है वो इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग के लिए. आपको ये मैं उदाहरण देता हूं. I'll play a game with you, but here is what Albert Einstein had to say. Compound interest is the eighth wonder of the world. वो जो उसको समझता है कमाता है, वो जो नहीं समझता वो भरता है and pays for somebody else earning compound interest. आप ये सोचिए कि आपका बच्चा, आपकी बेटी आके आपको बोलती है, पापा पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए. ठीक है, ओके बेटा, कितना चाहिए? पापा पहली तारीख को, आज 1 जुलाई है, आप मुझे 1 रुपया दीजिए. बस उतना ही बेटा? हाँ बस उतना ही. बट डैडी कल 2 तारीख होगी, आप मुझे 2 रुपए देना. 3 तारीख को आप मुझे 4 रुपए देना. 4 तारीख को 8 रुपए, 5 तारीख को 16 रुपए और 6 तारीख को 32 रुपए. और हर दिन डैडी आप रकम को दुगनी करते जाना. बट एक ही महीना मुझे पॉकेट मनी दीजिए, उसके बाद जिंदगी भर में आके आपसे कभी पॉकेट मनी मांगूंगी नहीं. क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर पैसा हर दिन डबल हो सकता, 31 दिन में कितनी रकम जमा होती? ये सब आंकड़े लगाए हुए हैं आपके सामने, बट ये सब गलत है, क्योंकि सही रकम 31 दिन में अगर आप 1 महीने के लिए हर दिन पैसा डबल कर सकते हैं, the amount is 107 crores. This is the power of compounding. ये तो एग्जाम्पल हुआ, मैथमेटिकल एक्सरसाइज हुआ, बट रियल लाइफ में भी दिस इज एग्जैक्टली हाउ मनी इज मेड. जब आप उसको वक्त देते हो, वो वक्त के साथ बढ़त आप देख पाते हो. अगर आप एनजे के साथ जुड़े हो एज एन इन्वेस्टर, आप जरूर एसआईपी करते रहोगे. और एसआईपी के निवेशक ना हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुनते हैं, बट बहुत कम उसका फायदा उठा सकते हैं. ये एक उदाहरण देखिए. मान लीजिए कि मैंने यूटीआई के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की एसआईपी शुरू की थी, बट मैं था मिस्टर बदनसीब. क्यों? क्योंकि जो मैंने अप्रैल 2017 में एसआईपी शुरू की, 3 साल के बाद पैंडेमिक आ गया, और वही वक्त पे मेरी एसआईपी की रकम जो लगाई थी 3,60,000 उतर के 3,11,000 हो गई. इस वक्त पे नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा? एसआईपी रोक के बोलेगा पैसे निकाल लो, जितने हैं छोड़ दो, अब दुनिया बंद हो जाने वाली है. बट यही निवेशक ने अगर उसको वक्त दिया होता, आज वही निवेशक 3 साल कंटिन्यू करता, मतलब टोटल लगभग 6 साल हो गए वहां से. दैट सेम नेगेटिव रिटर्न हैज बिकम पॉजिटिव, एंड द इन्वेस्टर गेट्स रिवॉर्डेड फॉर पेशेंस. धीरज और धैर्य दोनों का इनाम मिलता है वक्त के साथ, सिर्फ इसलिए कि आपने डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना और निवेश कंटिन्यू किया आपने. टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग. और ये आपको अगर छोटे वक्त के से दिख रहा है आपको, यही एग्जाम्पल हम थोड़े लंबे समय के लिए दिखाते हैं कि पैसा कैसे बनता है.
मान लीजिए आपने नवंबर 2005 में शुरुआत की और आप वही मिस्टर बदनसीब थे। 3 साल के बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और आपके 3,60,000 सिर्फ 2,86,000 बन गए होते। 15% आपका पैसा उड़ गया होता वो टाइम पे। निवेशक क्या करता? मोस्ट लाइकली एसआईपी बंद करके जो भी पैसा था निकाल लेता। बट वही निवेशक अगर 2 साल रुका रहता, see how 3,60,000 became 6 lakhs on investment, but 2,86,000 became 10 lakhs of corpus with a return of 21%. Unfortunately, most investors start investing at such a time when they see अरे मार्केट तो अब बहुत बढ़िया हो गया है, हमें अब शुरुआत करनी चाहिए। मान लीजिए यही निवेशक अगले 10 साल कंटिन्यू करते गया, जो 6 लाख थे 17,30,000 निवेश कर चुका था, 10-10 हजार रुपए हर महीने लगाते हुए। बट क्योंकि पेंडेमिक आया, जो 21% लगभग रिटर्न दिख रहा था, वही वापस 9.5 पे आकर रुक गया। बट यही इन्वेस्टर अगर वापस कंटिन्यू करता, 21 लाख की रकम आज लगभग 80 लाख की रकम हो गई है, विथ अगेन 13.5% रिटर्न। सो ये जो उतार चढ़ाव हम देखेंगे लाइफ में, हमेशा देखते आए हैं और देखते रहेंगे। द ओनली वे टू बीट दिस इज गिविंग योर इन्वेस्टमेंट टाइम। और जहां हमने ये सेशन शुरू किया, ये ध्यान में जरूर रखिए कि मैंने ये एसआईपी शुरू क्यों की थी, क्योंकि मेरी बेटी जब बड़ी होगी उसके पढ़ाई के लिए मुझे पैसा चाहिए। अभी तक वो वक्त आया नहीं है, तो फिर मैं मार्केट चढ़ गया या उतर गया उसको लेकर क्यों अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोकूं या उसके बारे में सोचूं। स्टे फोकस्ड ऑन योर फैमिली, बी सेल्फिश इन योर इन्वेस्टमेंट। एक दूसरा सब्जेक्ट बार बार आता है कि शुरुआत कब करनी चाहिए। इसके लिए कोई मतलब भगवान की पुकार नहीं आएगी आपको। सबसे बेहतरीन शुरुआत करने का वक्त था एक्चुअली yesterday. Second best time is today. If you start early, take a look at this. जब मैं बुजुर्ग लोगों से मिलता हूं ना, मैं उनको हमेशा ये सवाल पूछता हूं कि सर आपके पास 100 करोड़ है? बोलता है नहीं भैया हमारे पास तो नहीं है। मैं बोलता हूँ उसका ना आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी को जिम्मेदार ठहराइए। बोलते हैं क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 10,000 रुपया अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 10% रिटर्न भी बनता, द कॉर्पस वुड हैव बीन इन 60 years 47 crores एंड 12% रिटर्न मिलता तो 130 करोड़ बनता। 15% रिटर्न बनता तो इट वुड हैव बीन 613 crores। 10,000 every month for 60 years at 15% translates into 613 crores। आज जब कोई भी बुजुर्ग से मिलता हूं और वो कहते हैं कि अरे मेरे पोता पोती के लिए क्या करना चाहिए, मैं यही बोलता हूं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ आप 10,000 की एसआईपी शुरू कीजिए। अपने बच्चों को जिम्मेदार ठहराइए कि अगर मैं नहीं रहा आपको ये एसआईपी कंटिन्यू करनी है, और उनको उतनी सीख दीजिए कि जब वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो वही कंटिन्यू करते जाइए। दिस इज द कॉर्पस ऑफ मनी दैट कैन बी मेड वेल्थ क्रिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपको ये थियरी लगती है ना, तो टेक अ लुक एट दिस। अगर आपने सेंसेक्स में 1980 में, और क्योंकि 1980 में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, मैं सिर्फ 1,000 रुपए की बात कर रहा हूं। आपने अगर सेंसेक्स में 1980 से 2023 तक 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी, सेंसेक्स ने पिछले 42 साल में 15% का रिटर्न दिया है। और अगर किसी ने एक्चुअली 10,000 की एसआईपी तब से लेकर आज तक कंटिन्यू करते, दे वुड हैव बीन
more than 500 crores of value in their investments. अब आगे जाकर अगले 25 साल में या 60 साल में या 40 साल में सेंसेक्स 15% देगा, मुझे लगता नहीं है, बट क्या 11-12% की अपेक्षा रख सकते हैं हम? बिल्कुल रख सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग दैट कॉर्पस एंड नॉट डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट. क्योंकि आप हर 5 साल डिले करते जाते हो ना, वही रकम पहुंचने के लिए आपको दुगनी रकम लगानी पड़ती है. अगर आपको 60 की उम्र में 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और 12% रिटर्न की अपेक्षा करते हो, तो 25 की उम्र में आपको हर महीने 2,900 रुपये लगाने की जरूरत है. बट 25 की उम्र में आपने बाइक ले ली, आईपैड ले लिया, फोन ले लिया, गर्लफ्रेंड घुमा ली. 30 की उम्र में शुरुआत करते हो तो आपको हर महीने 5,200 रुपये लगाने पड़ेंगे. और आप देखते हो आपके सामने कि हर 5 साल के डिले के कारण आपकी वही जो रकम आपको पानी है 1.5 करोड़ रुपए, वो पाने के लिए हर 5 साल में रकम दुगनी होती है जो आपको निवेश करनी पड़ेगी. एंड लुक एट द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ दिस डिले. एक उदाहरण लेते हैं. राम हमेशा भगवान 25 की उम्र में 15,000 की SIP शुरू करते हुए 60 की उम्र तक 35 साल उसने यही काम कंटिन्यू किया. 63 लाख लगाते हुए लगभग उसकी जमा पूंजी 10 करोड़ बनती है. उसके बदले में उसका दोस्त श्याम 20 साल तक उसने जवानी में पैसे खर्चे किए, फिर जिम्मेदारी आ गई और उसने शुरुआत की 45 की उम्र से. सिर्फ 15 साल निवेश करने के लिए सिर्फ 27 लाख रुपए लगे. एंड दी ओनली कॉर्पस वो जो बना पाया वो था 75 लाख. द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम at 12% return is 9 crores of rupees. The difference is because Ram started early and Sham started late. अब श्याम बोलता है अरे भाई ठीक है, अब मेरी हैसियत अच्छी हो गई है जिंदगी में, अच्छा खासा कमा लेता हूं. राम ने कितना पैसा लगाया? 63 लाख. ठीक है, मैं भी उतना ही लगाऊंगा. तो हर महीने वो 15 के बदले 35,000 लगाता है. कितनी रकम लगी उसकी? 63 लाख. बट क्योंकि वक्त सिर्फ 15 साल का था, फिर भी उसकी जमा पूंजी 2.25 करोड़ ही रहती है. गैप राम और श्याम के बीच में 8 करोड़ की रहती है. फर्क दोनों में इतना ही था कि राम ने शुरुआत पहले की, और क्योंकि शुरुआत पहले की, रकम के ऊपर ब्याज, और दोनों ब्याज और रकम के ऊपर ब्याज, that power of compounding happens for Ram, does not happen for Sham. भले उसने 15 के बदले में 15 साल के लिए 35,000 रुपए लगाए, बट वो कभी कैचअप करना लगभग नामुमकिन हो जाता है in terms of time. This is the problem with delay. Last subject I will leave you with a thought is called step it up. लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, हमारी आमदनी भी बढ़ती है, हमारे स्टैचर भी बढ़ता है, बट बहुत कम बार या बहुत डिले के साथ हम हमारे निवेश को बढ़ाते हैं. जैसे ही पहले पगार बढ़ता है, आप पहले 2-3 महीने में वो ज़्यादा पैसा एंजॉय करोगे, फिर अगले 3-4 महीने सोचोगे. ये सोचते सोचते लगभग 8-9 महीने निकल जाते हैं बिफोर यू इवन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एडिशनल मनी. What is a simple way to do is, आप हर साल अपनी SIP पहले साल से ही बोल सकते हो, या तो ये प्रतिशत या तो ये इतने पैसे से बढ़ा के रखना. सो मान लीजिए कि मैं 15,000 की SIP करता हूं महीने, मैं आज ही इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि भैया अगले साल, अगले जुलाई की जो किस्त लगेगी वो आप प्लीज 2,000 से बढ़ा देना, 17,000 कर देना, और जो जुलाई 2025 से किस्त लगेगी वो 19,000 कर देना, और ऐसे हर साल 2,000 बढ़ाते जाना. देयर इज अ वेरी सिंपल ऑटोमेटिक वे of being able to increase your investments
without having to think about it, without wasting time and money. And what is the impact of that? आप ये वापस उदाहरण देखिए, आप अगर रेगुलर एसआईपी करते हो 25,000 की 15 साल के लिए, हर महीने 25,000 तो सालाना हुए 3 लाख, 15 साल में 45 लाख लगाते हुए आपका कॉर्पस बनेगा 1,18,00,000 रुपए। मान लीजिए कि आपने कहा कि भैया 1,18,00,000 में क्या मिलेगा। मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में भी मेट्रोस छोड़ के आपको 2 बेडरूम का घर मिलेगा। मुंबई जैसे शहर में आपको सिर्फ 1 बेडरूम का घर मिलेगा, वो भी बहुत सम डिस्टिंक्ट सबर्बन लोकेलिटी में। बट ये देखिए 25,000 की एसआईपी, हर साल आपने 5,000 से किश्त बढ़ा दी, वही 15 साल रखा पैसा। Look at the difference between the corpus. The corpus has almost doubled, and what you can afford is now a 2-bedroom in Bombay. In most localities, the difference between a 1-bedroom and a 2-bedroom house is that 5,000 extra SIP step up. जो लोग उसकी क्षमता, उसका पावर समझते नहीं है, एंड दे थिंक अरे मैंने 15,000 की SIP कर दी, चलो घर बनने की आशंका है। बट आप ये नहीं समझते कि ये छोटी सी कदम जो स्टेप अप है, वो एक्चुअली उसका क्या मायने होता है, दिस एक्स्ट्रा बेडरूम इन बॉम्बे। और ये अगर आपको थियरी लगती है तो मैं एक्चुअल फंड के द्वारा जो एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यही उदाहरण 25,000 महीने की तो सालाना 3 लाख, 15 साल में आप 35 लाख अगर फ्लेक्सी कैप फंड या निफ्टी में लगाते, निफ्टी में लगाते हुए 1.29 करोड़ बनते, फ्लेक्सी कैप फंड में लगाते यूटीआई के तो 1.41 करोड़ बनते। ठीक है, 1.4 करोड़ में आप मुंबई में 15 साल निवेश करने के बाद 1 बेडरूम का घर ले पाते। बट यही मान के चलिए वही 25,000 की एसआईपी के साथ सालाना अपने 5-5 हजार रुपए बढ़ाते गए, वही जो 1.4 करोड़ था is now become 2.73 crores. You could afford a 2-bedroom apartment in most parts of Bombay. The difference was ये जो महीने की 5,000 की किस्त अपने बढ़ाई। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण स्टेप, बट सच अ सिंपल स्टेप, बहुत कम लोग करते हैं। Do not understand the power of step up along with their investments. और एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप बोलते हो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे 50 लाख की जरूरत है 15 साल के बाद, बट आज मैं क्षमता रखता हूं सिर्फ 5,000 महीने लगाने के लिए। आपका एडवाइजर आपको बोलेगा ऑर्डिनरी वे टू इन्वेस्ट इज आप हर महीने 5,000 लगाते जाओ, अगर 15% का भी रिटर्न मिला, 9 लाख लगाते हुए सिर्फ 33 लाख बनेंगे आपके, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके भी। फिर आप बोलोगे अरे भाई ये तो कम पड़ जाएगा, तो मुझे कितना करना पड़ेगा? तो आपको एक्चुअली लगाने पड़ेंगे 7,500 महीने के, वही 15% के रिटर्न के आधार पे आप 50 लाख की जमा पूंजी जमा कर पाओगे। बट आप कहोगे कि भाई मेरे पास 7,500 महीने के है नहीं, मेरे पास तो 5,000 है। दैट इज कम्स वेयर द स्मार्ट वे कम्स। अगर आप 5,000 रुपये से शुरुआत करते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज 5,000 है, बट हर महीने 500 रुपए की बढ़त कराते जाते हो, लुक एट वेयर योर कॉर्पस विल रीच। दिस इज द मैजिक ऑफ स्टेप अप and how you can achieve your goal with small things that you do in the journey. For all of this gyan, time versus timing, lifestyle inflation, stepping it up, beginning early, power of compounding, अगर ये सब बहुत आसान लगता है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बना है इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा? The difference is इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न तो जरूर दिया है, इन्वेस्टर ने रिटर्न नहीं बनाया। और फर्क सिर्फ एक ही कारण हुआ,
निवेशक का बिहेवियर, दैट बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय ग्रीड एंड फियर। जब वातावरण और मार्केट अच्छा करता है हम लालची बन जाते हैं, और जब कुछ भी गड़बड़ होती है हम डर जाते हैं और अपने निवेश या अपने प्लान से हट जाते हैं। दिस चेंज इन बिहेवियर इज वेयर इन्वेस्टर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न से हमेशा पीछे रहता है। इफ आई मे समराइज द सेशन, रिटर्न्स विल अट्रैक्ट यू टू वन एसेट क्लास। जो सबसे बेहतरीन करेगा आप उसके पीछे भागोगे। द रियल थिंग इज एसेट एलोकेशन, क्योंकि विनर हमेशा रोटेट करेगा बाय ज्योग्राफी, बाय एसेट क्लास, बाय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बिल्कुल अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। You first pay your taxes, you second do your investment, the third thing to do is enjoy life and lifestyle. You cannot put lifestyle second, और जो रह जाता है बाकी वो इन्वेस्टमेंट में जा, वो ऑर्डर लाइफ का चेंज करना पड़ेगा to be able to get financially secure. Do not worry about trying to time the market के ऊपर उतार या चढ़ाव से। वक्त दीजिए आपके निवेश को। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू मनी। बी स्मार्ट, स्टेप इट अप, डू नॉट अलाउ योर greed and fear to come in the way. Stay disciplined, stay the course, do not delay, start early, start now. Only then you will experience the eighth wonder of the world, which is the power of compounding. बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। The best time to implement all of this was yesterday. The second best time is actually today. That's where I will stop with my experiences of life in investments, and happy to take question answer session from here. Sir, first of all, very fantastic presentation. बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया। बहुत सारा एप्रिसिएशन हमको क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के जो लिंक है उसके अंदर दिख रहा है। तो इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन एक्चुअली, और जो डेटा पॉइंट्स आपने बताए वो काफी इफेक्टिव और काफी प्रैक्टिकल है, और अपने सब्जेक्ट मैटर को कन्विंस करने के लिए इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेटा एक्चुअली, राइट। कुछ सवाल आए थे सर, वो जस्ट ले लेते हैं। तो पहला सवाल ये सर, एक इन्वेस्टर्स का कि मैं 27 इयर्स का हूँ और मेरी कोई लायबिलिटी फिलहाल नहीं है, तो मेरा किस तरह से इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एक्चुअली? दिस इज व्हाट क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्चुअली। सो फर्स्टली इट्स फैंटास्टिक कि आप 27 साल के हो। आई वुड लाइक टू बिलीव के मान लो आपका पगार 100 रुपया है, उसमें से 1/3 टैक्स में निकल जाता है या 30% गोज अवे इन टैक्स। जो 70% बचता है ना, ओके, वॉट एवर योर सैलरी आपकी महीने की आमदनी है, 50% ऑफ दैट 70 शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, because you are 27 years and you have such a wonderful journey of time, I would like to tell you that 100% of this money should go into equities. And third, you don't have to take the risk, you have to do it through an SIP every month through your salary. And last, क्योंकि आपकी पगार या आपकी आमदनी बढ़ते जाएगी, increase your SIP by a minimum 15% amount year after year after year. भले आपका पगार उतना बढ़े कि नहीं बढ़े, बट क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम उतने से बढ़ाते जाओगे, you will be able to afford a lot more than anybody else when you reach 50, 55 or 60 years of age. Simple. Yes sir. सर और एक सवाल ये था, जैसे आपने प्रेजेंटेशन में तो काफी अच्छी तरह से क्लियर किया था, लेकिन ये 1.5% वाला जो SIP का इनपुट है उसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी एक इन्वेस्टर्स को चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप फिर से एक्सप्लेन करो तो इट विल बी मोर क्लियर टू द पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली। श्योर। सो होता क्या है ना कि जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है, लोग अपना कॉर्पस देख के नॉर्मली डर जाते हैं। सो मान लीजिए कि एक टाइम पे मैंने देखा था, अरे मेरा कॉर्पस था 1 करोड़ रुपए, अब मार्केट गिर गया, अभी हो गया 80 लाख रुपए,
या हो गया है 90 लाख रुपए, अरे उतर गया, क्या करूं, मार्केट से निकल जाऊं। सो द पॉइंट इज साइकोलॉजिकली आपको हमेशा यही देखना है कि भाई मेरा कॉर्पस बढ़ते जावे, ठीक है। अब कॉर्पस बढ़ाने के लिए या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मैं निवेश करते जाऊं उसके अंदर। पिछले 25 साल में हमने देखा है कि दो ही वक्त ऐसे हुए जहां पर मार्केट एक्चुअली 18% से ज्यादा गिरा। 18% साल का मतलब महीने का 1.5% मैथमेटिक्स बैठता है। तो मेरा मानना है कि अगर जो भी मेरा कॉर्पस है, मान लीजिए मेरा कॉर्पस है 50 लाख, उसका महीने का 1.5% कितना होता है, उसका महीने का 1.5% इज 75,000। वो मुझे हर महीने एसआईपी के द्वारा लगानी चाहिए। अगर वो मैं सक्सेसफुली कर पाता हूं ना, ओके, देन आई विल बी एबल टू ऑलवेज हैव अ ग्रोइंग कॉर्पस। मार्केट भले नीचे उतरे भी, और ये क्या, ये उतार 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा ना, बट आई विल ऑलवेज देन बेनिफिट फ्रॉम द बिग अपसाइड दैट कम्स। अब मैं आपको वापस उदाहरण देता हूं। आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट 6 महीने पहले 1 साल की एसआईपी रिटर्न लगभग 0 थी, 2 साल की एसआईपी रिटर्न सिंगल डिजिट में आ गई थी। लोगों का वापस मन डगमगाने लग गया था कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट पिछले जो 24 या 36 महीने में आपकी एसआईपी की जो किस्त लगी है, उसका जो रिवॉर्ड आपको मिला है पिछले 4 महीने में, इज द पावर ऑफ ग्रोथ। सो ऑल्सो वी नीड इन्वेस्टर्स टू थिंक ऑफ सम अमाउंट कि कितना लगाना चाहिए। दैट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मी इज 1.5% ऑफ योर कॉर्पस। सो मानिए मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस है, मेरा मानना है कि मेरी हर महीने 1.5 लाख की एसआईपी की किस्त लगनी चाहिए। जी सर, वेरी क्लियर नाउ। एक सवाल ये आया सर कि एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। वैसे एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड सवाल है, बट थोड़ा ब्रीफ अगर आप करोगे तो और क्लैरिटी आएगा पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली। तो मैं वापस मेरे घर का उदाहरण देता हूँ। जब मेरे पिताजी 70 के थे, मैं 40 का था, ओके, आज मैं 50 का हूँ, पिताजी रहे नहीं। तो जब मेरे पिताजी 70 के थे और मैं 40 का था, पिताजी का 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में था और मेरा सिर्फ लगभग 20% पोर्टफोलियो इक्विटी में था, ओके। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति बिल्कुल अलग थी एक दूसरे से। उनके पास कोई लायबिलिटीज नहीं थे लाइफ में, ओके, उनको कोई इनकम की जरूरत नहीं थी। बट मेरे सर पे गाड़ी की ईएमआई थी, घर का ईएमआई था। वो किस्त लगाने के बाद मैं हमेशा डरता था कि भाई जो भी पैसा आए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे ईएमआई भरना है। उससे अच्छा मैं पैसा जमा करके साइड पे रखते गया कि मैं मेरे किस्त या मेरा ईएमआई या मेरा लोन कंप्लीट कर दूं। सो इट इज वेरी वेरी सिचुएशनल। यू कैन नॉट अप्लाई द सेम रूल टू एवरीबॉडी। जो 27 साल का बंदा था और बोला कि मेरे पास कोई लायबिलिटीज नहीं है, इसके लिए मैंने बोला कि वेरी गुड, आप प्लीज इक्विटी कीजिए। भले किसी और के पास, और दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंस, कि सबसे बड़ी गलती जो मैंने लाइफ में की, इसके ईएमआई तो भरना ही भरना है, बट ईएमआई के बाद जो मैं रोक सकता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो मुझे एसआईपी के द्वारा और एसआईपी स्टेप अप के द्वारा करना चाहिए था, रादर देन रीपेइंग माय लोन। क्योंकि मार्केट से जो बढ़त आई, वही 15 साल में जब मैं लोन रीपे कर रहा था, was far greater than the cost of borrowing the money from the bank. मेरा हाउसिंग लोन चल रहा था 9% पे, बट वही 15 साल में मार्केट 15% का रिटर्न देके गया। कैन यू इमेजिन द पोटेंशियल दैट आई लॉस्ट? ओके, बट learn from my experience. Don't make the same mistake. Yes, repay your loan, but the corpus you want to create at the side to beat your loan has to go as an SIP into equity. It cannot be kept at the side in a savings account or fixed deposit. Biggest mistake of life. I have made it. My recommendation, don't make it yourself. Really sir, it's a really mantra for wealth building actually. और एक बेसिक सवाल ये भी है सर, वैसे दोनों को ये सवाल हम इंडस्ट्री वालों को हमेशा आता है कि डायरेक्ट इक्विटी या एसआईपी,
तो इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है, तो काफी जनरलाइज क्वेश्चन है, लेकिन फिर से तो जो ये सवाल करता है ना, मैं हमेशा जानता हूं कि वो रिटर्न देख के ही लालची होता है और कुछ नहीं। आप क्रिप्टो के बारे में तो सब ने सुना है। 1 साल पहले सब चर्चा करते थे और यही पूछते थे कि इक्विटी करे या क्रिप्टो करे। अरे भाई, जो आपको समझ में नहीं आता है ना, आप मत कीजिए। मेरा बोलना उतना ही है। अगर आपके पास वक्त हो, आपके पास एक्सपर्टीज हो कि भाई अच्छी कंपनीज कैसे चुननी चाहिए, कैसे उसमें उसको फॉलो करनी चाहिए, तब जाके पैसा बनता है लंबे समय के बाद। फंड मैनेजर का काम क्या है म्यूचुअल फंड में? वही करना। ही इज ट्रेन्ड फॉर दैट। ही इज होल टाइम डूइंग एग्जैक्टली दैट। दैट्स व्हाई ही हैज द एक्सपर्टीज। अगर वैसी एक्सपर्टीज आप खुद रखते हो, कीजिए डायरेक्ट इक्विटी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट इफ यू डोंट हैव द टाइम एंड द एक्सपर्टीज, बट टिप्स के आधार पे आप पैसा रोकना चाहोगे, then there is a severe problem. Okay, you will give up a lot of opportunity. लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि नो मैटर व्हाट ज्ञान आई गिव यू, आप इक्विटी करोगे ही करोगे। ओके, बट मेरा इतना ही ज्ञान होगा कि बिल्कुल कीजिए। बट एक काम कीजिए, आप पहले एसआईपी शुरू कीजिए। जो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास रह जाता है ना, उसके साथ इक्विटी कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एसआईपी नहीं करते हुए आप इक्विटी में चले गए और वहां पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका विश्वास ही इन्वेस्टमेंट से उठ जाए। वेरी ट्रू सर। तो इन शॉर्ट सर, आपका ऐसा कहना है कि आपका कोर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू आना चाहिए, और थोड़ा बहुत ऊपर से 10-20% शायद आप स्टॉक के अंदर ये कर सकते हो उसके अंदर से। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। सबने कुछ पार्टिसिपेंट ने पूछा है सर, आपने एसआईपी के बारे में काफी अच्छा बताया, लेकिन एक एसडब्ल्यूपी नाम की कंसेप्ट होती है, वो क्या होती है और वो हमको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? सो अगेन, एक्चुअली वो भी एक अलग विषय ही हो जाता है। जी जी उसके लिए हमें आधा घंटा 45 मिनट अलग से ही सेशन रखना चाहिए। जी बट जी एसडब्ल्यूपी इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, एंड मैं आपको वापस उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एसआईपी करते करते आपने आपकी जिंदगी कट गई, नौकरी की, बिजनेस किया, आपने पैसा साइड पे लगाते गए, और आप 60 की उम्र में मान लीजिए आपने 5-6 करोड़ का कॉर्पस बना लिया। जी अब 60 की उम्र में आप बोल सकते हो कि अरे भाई, इसको पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में रख के वहां से ब्याज आएगा, वो ब्याज बैठ के हम इंजॉय करेंगे। बट वो फिक्स डिपॉजिट आपको देगा ब्याज कितना? 6-7%, 7.5%। बराबर। यहाँ मान लीजिए कि आप मानते हो कि इक्विटी अगले 15-20 साल में फिर भी 12% से बढ़ने की क्षमता रखता है, राइट? आप जी पैसा इक्विटी में लगाते हुए वहीं पर पड़ा रहे, और वहां से आप हर महीने मान लीजिए 0.5%, तो सालाना हो गया 6%, या 1.5% तो सालाना हो गया 9%। आप बोलते जी हो कि आई वॉन्ट 5 करोड़ का 9%, विच इज 45 lakhs, डिवाइड बाय 12। इतना पैसा आप मुझे हर महीने भेज दो, बट जो मेरा कॉर्पस है वो वहीं पर पड़ा रहने दो। तो जी अगले 10 साल 15 साल जो आप जियोगे, वो कॉर्पस को वहां से 12% की कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। जिस दिन आप इक्विटी से निकल गए, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट द कंपाउंडिंग ऑफ फ्यूचर। सो जो पहले विजडम था कि पैसा अक्यूमुलेट करो, अब आप रिटायरमेंट पहुंच गए तो पैसा निकाल के एफडी में डाल दो और एफडी से ब्याज खाओ और वहां पर खुश रहो। द प्रॉब्लम जी इज that today's lifestyle inflation, medical inflation is, and life जी expectancy के आप 80-85 तक जियोगे। The problem is that this corpus at 60 put in a fixed deposit is not going to allow you to survive with good lifestyle till 85. ट्रू, वेरी ट्रू सर। Or you have to keep that money in an asset class that will grow and allow you to grow faster than inflation and taxes, and equity is that asset class. So let that money be in equity, stay there,
एंड जितनी आपकी जरूरत हो वहां से उतनी रकम आप SWP कीजिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एवरी मंथ। राइट सर। मैं इन्वेस्टर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको डिटेल अगर चाहिए और तो आप आपके एडवाइजर जो है एनजे पार्टनर्स, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट एक्चुअली बाकी जो भी सवाल होंगे तो हम रिस्पेक्टिव ब्रांच को फॉरवर्ड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉर गिविंग अ वेरी वंडरफुल सेशन सर। एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव, काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स थे एंड यू आर बीन अ लीजेंड एक्चुअली तो प्रेजेंटेशंस के बारे में। तो मैं आपको पीछे भी सुना हूं और आपका नाम भी बहुत सुना है हमने एक्सरसाइजेस के अंदर से। तो काफी इफेक्टिव सेशन रहा, बहुत सारे अप्रिसिएशंस हमको लिंक के अंदर दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और स्पेशल थैंक्स, because even though you are not feeling well but still you are taken your time out and guided all our partners and their investors in a very effective manner. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं हमारे सारे पार्टनर्स और सारे उनके इन्वेस्टर्स, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाल के ये सेशंस को अटेंड किया। और आशा करता हूं कि इस सेशंस में जो भी आपको इनपुट्स मिले वो आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो सारे मंत्रास को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपका एक्चुअली हेल्दी वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम करेंगे। So once again, thank you, sir, for giving your valuable time, and thanks to all partners and their investors for joining this session. With this, we'll just sum up the session. Thank you very Thank you, sir. much. Thanks a lot. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir.